गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ ज्योति शुक्ला एंड वी आर हियर टू स्टडी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और आज का जो हमारा यूनिट है विच वी आर डिस्कसिंग इन द पेपर वन, इट इज़ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की जो हमारी यूनिट है, इसमें जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वो है टाइप्स ऑफ बजट एंड द परफॉर्मेंस बजटिंग। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का ये हमारा दूसरा लेक्चर है। इसके पहले वाले जो लेक्चर था उसमें वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन and why the government needs financial administration and also the concept of the budget। ठीक है, फिर इसका जो नेक्स्ट वाला हमारा वीडियो होगा उसमें वी विल टॉक अबाउट द एग्जीक्यूशन ऑफ द बजट एंड हाउ द बजट इज फाइनलाइज्ड इन अवर गवर्नमेंट। और तो फिर आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज टाइप्स ऑफ बजट एंड द परफॉर्मेंस बजटिंग एंड दिस इज द लेक्चर नंबर 42 इन द सीरीज ऑफ द लेक्चर। एंड ऑल्सो दिस इज़ अवर वेबसाइट स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज और इसमें आपको काफ़ी सारे अच्छे कोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन एनी काइंड ऑफ द पेड कोर्सेज तो आप यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी के लिए या फिर किसी भी अलग गवर्नमेंट एग्जाम के लिए जो भी पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं आप उन्हें ले सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम द पेड कोर्सेज काफ़ी सारा आपको फ्री स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है टेलीग्राम के ग्रुप में और यूट्यूब पे, जिससे पढ़ाई करके यू कैन अचीव योर गोल। ओके, नाउ मूविंग अहेड विद द टॉपिक। सो इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था वी टॉक्ड अबाउट द बजट एंड व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ द बजट और हम बजट को किस हिसाब से देखते हैं। ठीक है कि बजट क्या है, इट इज़ द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और वो हमारा एक एस्टीमेट होता है एक्सपेंडिचर का और रेवेन्यू का कि गवर्नमेंट ने एक फाइनेंशियल ईयर में, एक साल में कितना एक रेवेन्यू अर्न किया है इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर और कितने उनके एस्टिमेट्स हैं एक्सपेंडिचर के, उसके हिसाब से जो हमारा एक प्लान होता है, एक रिपोर्ट होती है, वो हमारा बजट होता है जिसमें हम अपने पूरे टोटल जो हमारा फाइनेंशियल आउटले है, जितना टोटल हमारे पास सम है, अमाउंट ऑफ मनी है इन द फॉर्म ऑफ द बजट, उसे कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज़ में, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में हमें एलोकेट करना है। एंड ऑल्सो इट इज़ अ पिक्चर थ्रू विच वी कैन नो दैट व्हाट इज़ द आइडिया एंड व्हाट इज़ द गोल ऑफ द गवर्नमेंट। बिकॉज जिस हिसाब से जो गवर्नमेंट है वो अपने बजट का जो एलोकेशन है वो अलग अलग प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ और स्कीम्स में देते हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि जो हमारी गवर्नमेंट का जो आउटलुक है या फिर उनका जो काम करने का तरीका है वो बेसिकली कौन से डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, अगर हम एक डेवलपमेंट इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे तो जो गवर्नमेंट का बजट का एलोकेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग पे जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं हमारे पिछले 5 साल की गवर्नमेंट का, तो इस हिसाब से हमारे गवर्नमेंट का बजट का एलोकेशन हुआ। डिफेंस में जो हमारा बजट था वो बढ़ा, हमने डिफेंस प्रोक्योरमेंट के ऊपर ध्यान दिया कि किस हिसाब से हमें जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के आर्म्स हैं, वेपन्स हैं, उसको हमें ख़रीदना है। एंड ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ सिप्री, इंडिया इज़ द सेकेंड बिगेस्ट आर्म्स इम्पोर्टर इन द वर्ल्ड। ठीक है, कि सबसे ज़्यादा जो आर्म्स इम्पोर्ट हुए हैं पिछले साल में वो भारत ने किए हैं सेकेंड नंबर पे। ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो आर्म्स का जो स्टॉक है वो काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है। उसके बाद हम इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में जितने भी ब्रिजेस थे या फिर रोड्स थी उसकी कनेक्टिविटी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया। एंड ऑल्सो द भारत नेट फेस, जहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर से हमारे विलेजेस को कनेक्ट करने का जो टारगेट था वो भी अचीव किया गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये देखा कि जो हमारी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी थ्रू देयर बजट की कौन कौन सी पॉलिसीज़ पे, कौन कौन सी चीज़ों पे उन्होंने कितना एलोकेशन किया है बजट का, उस हिसाब से हमें पता चलता है कि एग्जैक्टली जो गवर्नमेंट का जो पिक्चर है वो क्या है, कि गवर्नमेंट का जो ओरिएंटेशन है वो कौन से डायरेक्शन में है। ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल जब इंडिया में यूपीए की गवर्नमेंट होती है तो यूपीए की गवर्नमेंट का जो एलोकेशन होता है बजट का वो बेसिकली सोशल सेक्टर की स्कीम्स में होता है। इसीलिए जो एमजी नरेगा भी था वो भी यूपीए की गवर्नमेंट ही लेकर के आई थी, सो दैट दे विल बी गिवन 100 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू दी अनएम्प्लॉयड पीपल। ठीक है, लेकिन अगर हम उसकी क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं अबाउट द एमजी नरेगा तो वो कोई बहुत ही सक्सेसफुल हमारा स्कीम नहीं निकला था, फॉर द रीज़न कि एमजी नरेगा को इस पॉइंट ऑफ व्यू से लाया गया था दैट द अनएम्प्लॉयड यूथ ऑफ द कंट्री, स्पेशली जो हमारे सेमी अर्बन या फिर रूरल एरियाज़ में रहते हैं जिनके पास काम नहीं मिल पाता है, तो उनको हम काम प्रोवाइड करेंगे और ये चीज़ देखेंगे कि अगर उनके रूरल एरियाज़ में जो जो चीज़ें डेवलप नहीं हैं, जो नहीं बन पाई हैं, तो उसको बनाया जाएगा। जैसे कि स्कूल की बिल्डिंग हो गई, कोई रोड का कंस्ट्रक्शन हो गया, कोई छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, या कहीं पे आपको इरिगेशन से रिलेटेड कोई नहर खुदवानी है, एसेट्रा एसेट्रा। ठीक है,
तो जब हम इन सब चीज़ों के ऊपर काम करेंगे तो वहाँ के उस एरिया का डेवलपमेंट भी होगा और उसके एवज में जो लोग काम करेंगे उनको पैसा भी मिलेगा, ठीक है। लेकिन जब उस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस किया गया तो ये पाया गया कि जिन लोगों को वहाँ पे रखा गया था वो वही एक रिपीटेटिव काम को बार बार करते हैं, ठीक है। यानी कि पहले एक रोड थोड़ी सी बनाई जाती है, फिर एक दीवार खड़ी की जाती है, फिर उसी को गिरा दिया जाता है, फिर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में उसी को फिर से बनाया जाता है। एज अ रिजल्ट कि उस एरिया का जो डेवलपमेंट होना चाहिए था वो नहीं हुआ, ठीक है। नाउ वी टॉक अबाउट कि कौन कौन से टाइप के बजट होते हैं एग्जिस्टेंस जिनका है, ठीक है। तो पहला जो हमारा टाइप ऑफ बजट है, इट इज़ द लेजिस्लेटिव काइंड ऑफ द बजट, ठीक है। सो व्हेन द बजट इज प्रिपेयर्ड बाय द कमिटी ऑफ लेजिस्लेचर ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव, इट इज़ लेजिस्लेटिव टाइप ऑफ द बजट। कि जब जो बजट है उसको कोई लेजिस्लेचर की जो कमिटी है, ओके, तो लेजिस्लेचर हमारा बेसिकली आ जाएगा पार्लियामेंट, ठीक है। जो लॉज को बनाते हैं, जो चीज़ों को लेजिस्लेट करते हैं, उन्हें हम लेजिस्लेचर कहते हैं। एट द सेम टाइम जो एमपीज़ और एमएलएज होते हैं वो हमारे एग्जीक्यूटिव भी होते हैं, क्योंकि उनका काम होता है कि जो लॉज या पॉलिसीज़ बनाई गई हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन में, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव में मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स भी आते हैं, लेकिन वो एमपीज़ और एमएलएज भी आते हैं हु ऑल्सो फॉर्म द पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर बिकॉज दे आर अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, ओके। तो जब कोई बजट जो है वो लेजिस्लेचर की कमिटी से बनाया जाता है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव, तो उसे हम लेजिस्लेटिव टाइप ऑफ बजट कहते हैं। तो बेसिकली क्या, जो हमारा एक वेल नोन तरीका है बजट बनाने का, जो हम अपने सेकेंड वाले पार्ट में देखेंगे, तो वो है बेसिकली एग्जीक्यूटिव टाइप ऑफ द बजट, ठीक है। तो जो एग्जीक्यूटिव टाइप ऑफ बजट है, इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द बजट। वही हर जगह बनाया भी जाता है कि जो एग्जीक्यूटिव हैं, जो डिपार्टमेंट्स में जो लोग, जो मिनिस्टर्स वगैरह जो काम कर रहे हैं, एसेंस वो सारा का सारा काम कर रहे हैं, तो उनको पता है कि कहाँ पे किस चीज़ की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, या फिर हम ये कहें कि उन्हें ग्राउंड रियलिटीज़ का काफ़ी ज़्यादा पता होता है। इसीलिए दे आर द पीपल हु आर बेस्ट नोन फॉर दिस जॉब। बजट को बनाने में एग्जीक्यूटिव को ही लिया जाता है, बिकॉज वही उस चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, इसीलिए दे नो द एग्जैक्ट रियलिटी, ठीक है। लेकिन जब एग्जीक्यूटिव के एडवाइस पे या फिर उनके रिक्वेस्ट पे जब लेजिस्लेचर की कोई कमिटी जो है वो बजट प्रिपेयर करता है, तो वो हमारा कहलाता है लेजिस्लेटिव टाइप ऑफ बजट, ओके। नाउ दिस टाइप ऑफ बजट स्ट्रेंथन्स द इम्पोर्टेंस ऑफ लेजिस्लेचर। तो क्योंकि जो हमारी लेजिस्लेचर की जो कमिटी है वो बजट बना रही है, इसीलिए जो लेजिस्लेचर का इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। क्योंकि अगर एग्जीक्यूटिव से फॉर सपोज अगर बजट बनाती है तो बट ऑब्वियसली एग्जीक्यूटिव का इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे जो बॉडी आपका बजट क्रिएट कर रही है, जो बना रही है, तो उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलती है। देन द लेजिस्लेचर प्रिपेयर्स इट एंड अप्रूव्स इट। और वैसे क्या होता है जनरली कि जो एग्जीक्यूटिव होता है वो बजट को प्रिपेयर करता है और लेजिस्लेचर जो है वो उसे अप्रूव करता है, जैसे कि हमारे इंडिया में होता है, ठीक है। तो हमारे इंडिया में जिस टाइप ऑफ बजट को हम फॉलो करते हैं दैट इज़ द एग्जीक्यूटिव टाइप ऑफ बजट। लेकिन इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर कोई कमिटी है जो लेजिस्लेचर की वही बजट को बनाती है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव, तो पहले तो ये है कि वो लेजिस्लेटिव टाइप ऑफ बजट कहलाएगा, और उसका जो सेकेंड स्टेप है दैट इट हैज़ टू बी पास थ्रू द लेजिस्लेचर, तो वो तो होगा ही होगा, ठीक है। उसके बाद वो जो बजट है वो लेजिस्लेचर के थ्रू ही पास होता है। नाउ एक्चुअली लेजिस्लेचर इज़ नॉट कॉम्पिटेंट इनफ टू प्रिपेयर द बजट बिकॉज रिक्वायरमेंट्स ऑफ द वेरियस डिपार्टमेंट्स आर नोन टू एग्जीक्यूटिव ओनली। अब इसका ये एक तरीके से कहा जाए तो लिमिटेशन है लेजिस्लेटिव टाइप ऑफ द बजट का, क्योंकि जैसे कि अभी हम लोगों ने बात की कि जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, जो नीड्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं वेरियस डिपार्टमेंट्स की, वेरियस मिनिस्ट्रीज़ की, इट इज़ नोन टू द एग्जीक्यूटिव ओनली। ये जो है, ये सारी चीज़ें, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो एग्जीक्यूटिव को ही एग्जैक्टली पता होता है। तो सिंस वो एग्जीक्यूटिव को इससे ज़्यादा पता होता है, इसीलिए एग्जीक्यूटिव शुड बी द मेन बॉडी टू प्रिपेयर इट। और लेजिस्लेटिव इट इज़ नॉट द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, सिंस उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन इस चीज़ की नहीं होती है, इसलिए वो इतनी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं होते हैं, ठीक है। इसीलिए जो लेजिस्लेटिव टाइप ऑफ बजट होता है ये बहुत ही डिज़ायर्ड टाइप ऑफ द बजट नहीं होता है। अगर हम 3 कैटेगरीज की बात करें तो एक बजट को 3 तरीके के बजट में डिवाइड किया जाता है। पहला है लेजिस्लेटिव, दूसरा है एग्जीक्यूटिव, और तीसरा है हमारा बोर्ड या कमीशन टाइप ऑफ द बजट, ठीक है। तो हम बात करें अभी पहले वाले की लेजिस्लेटिव टाइप की। लेजिस्लेटिव टाइप के बजट का सिर्फ इतना मतलब है कि वो बजट जो लेजिस्लेचर प्रिपेयर करता है, विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय द लेजिस्लेचर, द पीपल हु आर सिटिंग इन द पार्लियामेंट, वो कहलाता है लेजिस्लेटिव टाइप ऑफ द बजट।
लेकिन वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल इसलिए नहीं माना जाता है बिकॉज दे आर डिफरेंट फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, और उनको जो रिक्वायरमेंट्स हैं चीज़ों की, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, वो जितना एग्जीक्यूटिव को पता होता है वो उनको उतना पता नहीं होता है। इसीलिए कहा जाता है दैट दे आर नॉट सपोज टू बी दी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू प्रिपेयर द बजट। ओके, नाउ द एग्जीक्यूटिव, तो जो हमारा सेकेंड टाइप ऑफ बजट है एंड विच इज़ द वेरी कॉमन टाइप ऑफ द बजट, वो है हमारा एग्जीक्यूटिव टाइप ऑफ बजट। एंड ऑल्सो इन इंडिया वी ऑल्सो फॉलो द सेम काइंड ऑफ द बजट, द एग्जीक्यूटिव काइंड ऑफ बजट, बिकॉज जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, हमारे जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वही बजट को प्रिपेयर करते हैं एंड देन द बजट इज़ पास्ड थ्रू द लेजिस्लेचर, यानी कि फिर जो बजट है वो पहले इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट में एंड उसके बाद में जो है वो पार्लियामेंट से पास किया जाता है, लेजिस्लेचर से पास किया जाता है बजट को। ठीक है, तो अब एग्जीक्यूटिव टाइप ऑफ बजट कि इन दिस सिस्टम द बजट इज प्रिपेयर्ड बाय द एग्जीक्यूटिव एंड आफ्टर इट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द लेजिस्लेचर, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट्स एग्जीक्यूशन लाइज विद द एग्जीक्यूटिव। कि जो एग्जीक्यूटिव टाइप ऑफ बजट है हमारा, विच इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द बजट ऑल अराउंड द वर्ल्ड, और हमारे इंडिया में भी यही फॉलो होता है, तो ये बजट जो है वो एग्जीक्यूटिव से प्रिपेयर किया जाता है एंड वंस इट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द लेजिस्लेचर, और जब ये लेजिस्लेचर से अप्रूव हो जाता है फिर एग्जीक्यूशन की इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी हमारे एग्जीक्यूटिव पे ही आती है। एंड ऑब्वियसली कि एग्जीक्यूटिव का नाम ही एग्जीक्यूटिव इसलिए है क्योंकि उनका काम होता है किसी चीज़ को एग्जीक्यूट करना, यानी कि उसको पूरा करना, उसका इम्प्लीमेंटेशन का जो काम है वो एग्जीक्यूटिव के ऊपर होता है। एंड दैट्स वाई दैट वर्ड एग्जीक्यूटिव हैज़ बीन मेड फ्रॉम द वर्ड एग्जीक्यूट। ठीक है, तो क्योंकि वो उस बजट को एग्जीक्यूट करते हैं इसीलिए वो एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं, और इन्हीं की ये प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, now this is commonly accepted principle of budget preparation and execution, and as we have discussed कि ये जो हमारा executive type of budget है यही it is the most common type of the budget। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो acceptable है और सबसे ज़्यादा जो common है वो है हमारा executive type of budget। पहला था legislative type of budget कि जो legislature prepare करता है वो legislative type of budget कहलाता है, और दूसरा है जो एग्जीक्यूटिव टाइप ऑफ द बजट है वो जो एग्जीक्यूटिव से बनाया जाता है और एग्जीक्यूटिव से ही उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, उसको एग्जीक्यूट किया जाता है आफ्टर इट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द लेजिस्लेचर, वो हमारा हो गया एग्जीक्यूटिव टाइप ऑफ बजट। और अगर आप ध्यान दें कुछ डेवलपमेंट्स के ऊपर, सिंस इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज सो यू डेफिनेटली नो कि सबसे पहले जब हमारा फरवरी का महीना आता है तो बजट को इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट में, फिर उसके ऊपर प्रॉपर डिस्कशन होता है, उसके जितने भी पॉइंट्स होते हैं उनको बताया जाता है पार्लियामेंट में, फिर बजट को पास किया जाता है। एंड जनरली बजट पास हो ही जाता है बिकॉज अगर आपका बजट पास नहीं हुआ है तो उसका मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट है वो फेल हो गई है एज अ मशीनरी एंड देन अ न्यू गवर्नमेंट हैज़ टू बी इलेक्टेड। तो बजट तो आपका हर बार पास होता ही होता है। ठीक है, तो जब वो लेजिस्लेचर के थ्रू पास हो जाता है तो फिर उस बजट का फिर इम्प्लीमेंटेशन शुरू होता है। ठीक है, नाउ द थर्ड टाइप ऑफ द बजट, जो तीसरे काइंड ऑफ बजट जो एग्जिस्ट करता है वो होता है द बोर्ड और द कमीशन टाइप ऑफ द बजट। नाउ द बजट इज प्रिपेयर्ड बाय अ बोर्ड और कमीशन विच मे कंसिस्ट ऑफ होली ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और द जॉइंट टीम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द लेजिस्लेटिव ऑफिसर्स। ठीक है, तो ये जो बोर्ड और कमीशन टाइप ऑफ द बजट होता है ये बनाया जाता है बोर्ड और कमीशन से कि अगर कोई हमारी जो गवर्नमेंट मशीनरी है या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उसके अंडर में कोई कमीशन है या फिर कोई बोर्ड है या फिर हम म्यूनिसिपल बोर्ड की बात कर लें अगर हम, ठीक है, तो वो जो अपना बजट बनाते हैं दैट इज़ कॉल्ड अ बजट विच इज़ ऑफ द बोर्ड टाइप या फिर कमीशन टाइप का। ठीक है, तो ये जो बजट होता है ये बेसिकली बनाया जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से या फिर एक जॉइंट टीम होगी जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और लेजिस्लेटिव मेंबर्स दोनों होंगे। ठीक है, तो अगर एक बजट अगर हम बात करते हैं मान लीजिए म्यूनिसिपैलिटी के बजट की या फिर म्यूनिसिपल बोर्ड के बजट की, तो वो जब बनाया जाता है तो उसको बनाने में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं दे आर मोस्टली द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स या फिर द लेजिस्लेटिव ऑफिसर्स। ठीक है, या तो कम्प्लीटली एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से बनाया जाएगा या फिर एक टीम होगी जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और लेजिस्लेटिव ऑफिसर दोनों मिलकर के काम करेंगे। एंड दिस काइंड ऑफ सिस्टम इज़ यूज इन सम स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और अगर हम बात करें कि ये जो हमारा बजट है कमीशन या फिर बोर्ड टाइप का ये कहाँ पे एग्जिस्ट करता है या फिर कहाँ पे इट इज़ मोस्ट कॉमन, तो इन सम स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो हमारा यूएसए है यूएसए के कुछ स्टेट्स में
इट इज़ वेरी प्रेवलेंट, ठीक है। तो इट्स अ वेरी प्रेवलेंट काइंड ऑफ द बजट, और इसको बनाने के पीछे जो एक मोटिव है वो ये होता है कि सिंस जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, दे शुड नॉट फील देमसेल्व्स एलिनेटेड फ्रॉम द बजट, कि उनको इस बात से अलग नहीं रहना है कि हमें बजट बनाने से क्या मतलब है, वो तो एग्जीक्यूटिव का काम है और हम यहाँ पर सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए बैठे हैं। उनके इन्वॉल्वमेंट के लिए, या फिर हम ये कहें कि उनके एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करने के लिए भी उनका सहयोग या फिर उनका योगदान ज़रूरी होता है बजट बनाने में। और सिंस उनका जब एक रोल होगा बजट को बनाने में, बजट को फ्रेम करने में, तो फिर उसके इम्प्लीमेंटेशन में, उनके एग्जीक्यूशन में भी एक मोर ऑफ द रिस्पॉन्सिबल रोल उनका होना चाहिए, या फिर ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि सिंस दे विल हैव अ वेरी वोकल रोल इन द प्रिपरेशन ऑफ द बजट, तो फिर उसके एग्जीक्यूशन में भी जो उनकी फंक्शनिंग होगी, जो उनका परफॉर्मेंस होगा, वो काफ़ी हद तक बेटर होगा, ठीक है। तो वी टॉक्ड अबाउट द बजट, द टाइप्स ऑफ द बजट। तो बजट एज वी ऑल नो, जो हमने कंसेप्ट ऑफ बजट को डिस्कस किया हुआ था कि बजट क्या है। फिर उसके बाद कि हमारे कितने टाइप के बजट होते हैं, तो 3 होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, कमीशन या फिर बोर्ड टाइप का। लेजिस्लेटिव बजट वो होता है जो लेजिस्लेचर के मेंबर्स करते हैं और फिर खुद ही उसको अप्रूव कर देते हैं। वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ बजट नहीं होता है, बिकॉज दे आर नॉट द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू डू सो। सेकेंड टाइप ऑफ द बजट हमारा एग्जीक्यूटिव टाइप ऑफ बजट होता है, जो बहुत ही कॉमन टाइप ऑफ बजट है, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में वही प्रेवलेंट है, जहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव है वो बजट को बनाता है, प्रिपेयर करता है और फिर लेजिस्लेचर उसको अप्रूव करता है, ठीक है। तीसरा टाइप ऑफ बजट आता है आपका कमीशन या बोर्ड टाइप का, जिसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे तो सिविल सर्वेंट्स वगैरह जो होंगे, उनका रोल अगर होता है बजट को प्रिपेयर करने में, और लेजिस्लेटिव मेंबर्स उनके साथ मिलकर के जब कोई बजट बनाते हैं विच इज़ मोस्टली प्रेवलेंट इन सम स्टेट्स ऑफ यूएसए, तो वो हमारा कमीशन या फिर बोर्ड टाइप ऑफ बजट कहलाता है। Now in reality the executive type of budget is the universal one. तो as we have already discussed कि अगर हम reality की बात करें तो जो हमारा executive type of the budget जो है वही हमारा universal one है, because जो most acceptable form of the budget है वो executive type ही है, because बहुत सारी कंट्रीज़ में या फिर हर जगह पे इसी को ज़्यादा, जहाँ पर भी एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो वहाँ पे एग्जीक्यूटिव टाइप ऑफ बजट ही प्रेवलेंट है। ओके, नाउ इट इज़ फेल्ट राइटली दैट द एग्जीक्यूटिव इज़ द बेस्ट जज ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द वेरियस स्पेंडिंग एजेंसीज। और सिंस ऐसा फील किया जाता है कि जो एग्जीक्यूटिव है इट इज़ द बेस्ट जज ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द वेरियस स्पेंडिंग एजेंसीज, कि जितनी भी अलग अलग स्पेंडिंग एजेंसीज हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, उनकी जो एक क्लियर पिक्चर है, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, नेसेसिटीज़ हैं, उसको जो है वो एग्जीक्यूटिव ज़्यादा अच्छे से, ज़्यादा बेहतरी से जान पाता है, बिकॉज एग्जीक्यूटिव ही वो काम करता है, ठीक है। सो सिंस दे हैव द क्लियर पिक्चर, दे हैव द ग्राउंड रियलिटीज़ ऑफ एवरीथिंग ऑफ द वेरियस स्पेंडिंग एजेंसीज, इसीलिए इट शुड सबमिट इट्स फाइनेंशियल प्लान टू द लेजिस्लेचर। इसीलिए एग्जीक्यूटिव से ही एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो जो अपना फाइनेंशियल प्लान है वो लेजिस्लेचर को सबमिट करें, ठीक है। Since they have the entire information, they know what are the requirements, they are well aware of it, because उनका यही काम है, वो एग्जीक्यूट करते हैं इन सारी चीज़ों को। इसीलिए एग्जीक्यूटिव से ही एक्सपेक्ट किया जाता है दैट दे विल प्रिपेयर द फाइनेंशियल प्लान एंड दे विल सबमिट इट टू द लेजिस्लेचर फॉर इट्स अप्रूवल। फिर है द बजट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द एक्सपर्ट्स इन एंड ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज, सम स्पेशल एजेंसीज प्रोवाइडेड टू हेल्प द चीफ एग्जीक्यूटिव। तो जो बजट है वो प्रिपेयर किया जाता है बाय सम काइंड ऑफ द एक्सपर्ट्स, बिकॉज उस पर काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स लोगों की राय चाहिए होती है। अगर हम कोई नई स्कीम भी लेकर के आ रहे हैं, फॉर सपोज इफ़ जो हमारे अभी इंडिया का एक लक्ष्य है कि फार्मर्स इनकम को डबल कर देना बाय 2022, तो अब अगर हमारा ये एक रोल है, हमारा अगर एक गोल है कि हमें फार्मर की जो इनकम है उसे 2022 तक डबल कर देना है, तो उसके लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट एनुअली जो हमारे फार्मर्स की इनकम है इट शुड ग्रो बाय द 34%, ठीक है, कि एनुअली उनकी इनकम का ग्रोथ इतना होना चाहिए। और वो कैसे होगा, वो तब प्रॉपर होगा जब उन्हें इरिगेशन प्रॉपर मिले, बिकॉज मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर इन इंडिया इट इज़ रेन फेड एग्रीकल्चर, यानी कि जो हमारा एग्रीकल्चर है, जो हमारे फार्मर्स हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा मानसून पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो सिंस इफ़ दे आर डिपेंडिंग ऑन द मानसून, तो अगर उनके पास इरिगेशन की प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है, यानी कि अगर मानसून फेल हो गया तो क्रॉप फेलियर के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। तो एक वो चीज़ हो गई, यानी कि इरिगेशन, प्लस उन्हें लो कॉस्ट पे बेटर सीड्स मिलनी चाहिए। फिर जैसे कि सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम को लाया गया, तो सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम को भी इसीलिए लाया गया
कि ऐसा नहीं है कि आप कोई भी क्रॉप यूज़ करके कहीं पर भी आप कितना भी फर्टिलाइज़र या पानी यूज़ कर लो, आप अपनी सॉइल को लैब में भेजेंगे, इट हैज़ टू बी टेस्टेड, फिर आपको सॉइल हेल्थ कार्ड मिलेगा कि ठीक है आपकी मिट्टी की ये रिक्वायरमेंट्स है, इसमें आपको ये कमी है, इतना फर्टिलाइज़र डालना है और कौन सा फर्टिलाइज़र डालना है किस अमाउंट में, ये भी फार्मर्स को बताया जाता है, ठीक है। और बाकी हर तरीके से उनको गाइड करना, जैसे कि कुसुम योजना जब लाई गई थी तो भी इसीलिए लाई गई थी कि अगर गांव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कि अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में जो इरिगेशन होता है वो बहुत ज़्यादा ट्यूबवेल के माध्यम से होता है, ठीक है, ट्यूबवेल्स का इस्तेमाल होता है, लेकिन ट्यूबवेल तभी चलेगा जब बिजली आएगी, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो उस चीज़ को उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसको रिजॉल्व करने के लिए वो कुसुम योजना लेकर के आए कि अगर हम बात करते हैं एमपी है, यूपी है, गुजरात है, इस तरीके के स्टेट्स में, तो यहाँ पे जो हमारे पास सोलर एनर्जी है वो एम्पल अमाउंट में अवेलेबल है। एंड इफ़ वी कैन टैप दैट पोटेंशियल, अगर हम उस पोटेंशियल को यूटिलाइज़ कर सकते हैं तो पहले तो हमारी जो डिपेंडेंस है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर इरिगेशन के लिए वो ख़त्म हो जाएगा, और दूसरा ये है कि जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है या फिर होती है वो हम सेल कर सकते हैं, विच कैन ऐड एज एन एक्स्ट्रा इनकम टू द फार्मर्स। तो ये सारी जो छोटी छोटी स्कीम्स थी इन सबको मिला करके कंपोजिटली ये देखा गया कि ये जो हमारा गोल है टू डबल द इनकम ऑफ फार्मर्स बाय 2022, ये हमें किस तरीके से अचीव करना है, देयर हैज़ टू बी सर्टेन प्लान्स ऑफ इट, ठीक है। तो इसीलिए जब इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है तो एक्सपर्ट्स की भी ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज जब तक हम एक्सपर्ट्स की नॉलेज नहीं लेंगे, अगर हमें हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को सुधारना है, फॉरेन रिजर्व्स को देखना है, तो बट ऑब्वियसली हमें आरबीआई के जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, जो आरबीआई के जो मेंबर्स होते हैं, हमें उनसे भी सलाह मशवरा लेना पड़ता है कि वेदर द कंडीशन ऑफ द कंट्री इज़ गोइंग वेल और नॉट, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो बजट है उसको प्रिपेयर करने में एक्सपर्ट्स की साथ की ज़रूरत पड़ती है, उनके कंसल्टेशन की ज़रूरत पड़ती है। आफ्टर देयर कंसल्टेशन एक पूरा फॉर्मेट, एक पूरा प्लान ऑफ डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है और फिर उसके बाद वो लेजिस्लेचर में सबमिट कर दिया जाता है फॉर दी अप्रूवल, ठीक है। और कुछ एजेंसीज में ये इसलिए किया जाता है टू प्रोवाइड सम काइंड ऑफ ए हेल्प टू द चीफ एग्जीक्यूटिव। चीफ एग्जीक्यूटिव का मतलब है वो इंसान जो बजट प्रिपेयर कर रहा है, इन अ केस फाइनेंस मिनिस्टर, तो उनको हेल्प करने के लिए ये सारी एजेंसीज जो हैं वो काम करती हैं, ओके। नाउ वी कम टू द अनदर टॉपिक विच इज़ द परफॉर्मेंस बजटिंग, ठीक है। तो अब जब बात आती है हमारी परफॉर्मेंस बजटिंग की, तो व्हाट इज़ परफॉर्मेंस बजटिंग? तो पहला तो है हमारा बजटिंग कि हमने बजट प्रिपेयर किया, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, या फिर किस चीज़ को जज करने के लिए, तो वो है परफॉर्मेंस, कि जब हमारे बजटिंग का जो मेन गोल है, मेन एम है, वो परफॉर्मेंस है, कि हमें हमारी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है या फिर जो भी एक कमर्शियल एंटिटी है या कोई इंडस्ट्री है, उसके परफॉर्मेंस बेसिक के ऊपर बजट बनाना है, तो वो हमारा कहलाता है परफॉर्मेंस बजटिंग, ओके। तो द पार्लियामेंट्री विजिलेंस इज़ नेसेसरी फॉर प्रॉपर बजट इम्प्लीमेंटेशन, कि अगर हम बात करें कि हमने एक बजट तो बनाया, ठीक है, लेकिन उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे बजट का जो कि एलोकेशन हुआ है फंड्स का फॉर डिफरेंट वेरियस स्कीम्स, वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड द मिनिस्ट्रीज, उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हुआ है या नहीं, इसके लिए पार्लियामेंट्री विजिलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इसीलिए पार्लियामेंट हमारा विजिलेंस करता है किसके थ्रू द सीएजी डिपार्टमेंट, कि सीएजी का काम ये होता है एट द एंड ऑफ द ईयर पूरी ऑडिटिंग करना कि कहाँ पे किस तरीके से चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है या फिर कहीं पे कोई डिस्क्रिपेंसी तो नहीं है, ठीक है। सो पार्लियामेंट्री विजिलेंस इज़ नेसेसरी फॉर प्रॉपर बजट इम्प्लीमेंटेशन, कि प्रॉपर बजट इम्प्लीमेंटेशन के लिए पार्लियामेंट की जो देख रेख है उसका जो विजिलेंस है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। Now, Parliament should have some machinery to evaluate the expenditure sanctioned to the various departments in the budget. तो पार्लियामेंट के पास कुछ मशीनरी भी होनी चाहिए कि जिस तरीके से वो एक्सपेंडिचर को इवेलुएट कर सके कि जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में सैंक्शन हुआ है, ठीक है। तो एक बजट में एज वी ऑल नो कि जो बजट होता है वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में सैंक्शन होता है अ गुड अमाउंट। कहीं कहीं पे किसी सेक्टर में हम कम एलोकेशन करते हैं और कहीं कहीं पे किसी सेक्टर्स में हम ज़्यादा एलोकेशन करते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे हमारा एलोकेशन हुआ है वहाँ पे वी हैव टू मेक श्योर कि जो एक्सपेंडिचर हुआ है हम उसको एवेल्युएट कर सकें कि कितना एक्सपेंडिचर एक्चुअल में हुआ है। जो सैंक्शन अमाउंट था वो था 10,000 करोड़, बट जो प्रॉपर एक्सपेंडिचर है वो कितना हुआ है। बिकॉज हर साल हम देखते हैं, अगर हम यूपी के बजट की बात करें तो हर साल ये होता है कि बजट जो है से फॉर सपोज अगर
11 लाख करोड़ समथिंग का अगर है तो उसमें से 1 लाख करोड़ उसमें बच ही जाता है, और जो मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स हैं वो उसको पूरा पूरा खर्च ही नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए उस चीज़ को इवैल्यूएट करने के लिए भी द पार्लियामेंट विजिलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और कुछ एक मशीनरी हमारे लेजिस्लेचर के पास में, हमारे पार्लियामेंट के पास में होनी चाहिए, जिससे हम ये चीज़ को देख सकें कि जो जो पैसा जहाँ जहाँ पे सैंक्शन हुआ था उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, प्रॉपर खर्च हो भी पाया है या नहीं हो पाया है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हमें उस मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के परफॉर्मेंस पर भी ध्यान देना है। Now this evaluation should be done to see whether the objective for which money was sanctioned and spent have been really achieved। और ये जो evaluation है कि पहले हमने बजट के थ्रू मनी को, अमाउंट को सैंक्शन किया, सैंक्शन करने के बाद हमें उसे इवैल्यूएट करना है कि जो एक्सपेंडिचर सैंक्शन हुआ था बजट में वो कितना ज़्यादा खर्च हुआ है। फिर उस वैल्यूएशन का काम ये होता है देखने के लिए कि जो ऑब्जेक्टिव था पैसे के सैंक्शन होने के पीछे वो कितने लेवल तक अचीव हो पाया है या फिर नहीं हो पाया है। ठीक है, कि पहले तो सबसे पहले हम बजट एलोकेट करते हैं, बजट लेकर के आते हैं, बजट लेकर के आने के बाद हमने से फॉर सपोज एक्स डिपार्टमेंट पे इतना एलोकेशन कर दिया। उस एलोकेशन करने के बाद हमें ये वैल्यूएट करना होता है कि कितना एक्सपेंडिचर हुआ, और उसके बाद हमें ये देखना होता है कि जिस ऑब्जेक्टिव के लिए एक्सपेंडिचर उनको चाहिए था वो ऑब्जेक्टिव कितने लेवल तक या फिर कितने लिमिट तक अचीव हुआ है या फिर नहीं हुआ है। ठीक है, नाउ द परफॉर्मेंस बजटिंग हैज़ बीन रिकमेंडेड फॉर रेलवेज एंड कमर्शियल इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेस। अब बात आती है कि परफॉर्मेंस बजटिंग जो है हमारी उसको काफ़ी बार रिकमेंड किया गया था रेलवेज के लिए और हमारी कुछ कमर्शियल इंटरप्राइजेस के लिए, बिकॉज कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कमर्शियल इंटरप्राइजेस ऐसी हैं जो अभी भी हमारे गवर्नमेंट के अंडर में है, यानी कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में आती हैं। ठीक है, तो वो जो हमारी कुछ इंटरप्राइजेज हैं जिनके परफॉर्मेंस के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और जिसके ऊपर हर साल बजट में कुछ पैसा एलोकेट किया जाता है, लेकिन फिर भी उनकी स्थिति सुधरने का नाम नहीं लेती। जैसे कि अगर हम बात करें तो प्रायर टू 2015 जो रेलवे का बजट था वो हमेशा अलग से निकाला जाता था, इसलिए बिकॉज इट वॉज अ ब्रिटिश परंपरा। ठीक है, तो सिंस रेलवेज़ का जो बजट था वो हमेशा अलग निकाला जाता था और रेलवे का बजट भी कोई कम नहीं होता था, काफ़ी अच्छा खासा उसका बजट होता था, लेकिन तब भी हर साल यही सुनने को मिलता था दैट रेलवेज हैज़ बीन रनिंग इनटू लॉसेस, कि रेलवे हमेशा लॉसेस में जा रहा है, जबकि उनका बजट भी अच्छा खासा होता था। अगर हम देखें कुछ रेलवे स्टेशंस की या फिर रेलवे पटरियों की हालत देखें तो वो भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। और अगर ये मान के चला जाए कि रेलवे के ऊपर बर्डन ज़्यादा है बिकॉज ऑफ द एम्प्लॉयज़, सबसे ज़्यादा जो एम्प्लॉयज़ भी काम करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में वो भी रेलवेज़ के अंदर में ही करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को अगर देखा जाए कि उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना खर्चा आ रहा है जो कुछ भी है, तो हमेशा रेलवेज़ यही दिखाता था कि हम क्योंकि एक सोशल सेक्टर को भी डील कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डेली ट्रैवल करते हैं, तो हम एक्सपोनेंशियली फेयर्स को बढ़ा नहीं सकते, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान सहना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसलिए परफॉर्मेंस बजटिंग की बात की गई कि रेलवेज़ के लिए भी परफॉर्मेंस बजटिंग को लेकर के आया जाए कि जितना पैसा रेलवे में हम एलोकेट करते हैं उसको एलोकेट करने के बाद हमें ये इवैल्यूएट करना चाहिए कि आखिर कहाँ पे एग्जैक्टली कितना पैसा खर्चा हुआ, और जिस जिस ऑब्जेक्टिव से उन्होंने पैसा मांगा था कि हमें से फॉर सपोज कि उन्हें अगर नए कोचेज़ बनाने हैं तो नए कोचेज़ बनाने के लिए उन्होंने इतना बजट मांगा था। ठीक है, फिर दूसरा उन्होंने कहा कि हमें कुछ रेलवे स्टेशन है उनका मॉडर्नाइजेशन करना है, फिर कहीं पर उन्होंने ये कहा कि चलो ठीक है जो पुराने लैंप्स वगैरह थे उनको चेंज करके हमें एलईडी लैंप्स लगाने हैं टू सेव द इलेक्ट्रिसिटी, और फिर ये भी देखना है कि कहाँ कहाँ पे मरम्मत की ज़रूरत है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से बिल्डअप करना है वहाँ पे ज़रूरत है। तो जो अलग अलग ऑब्जेक्टिव से जहाँ पे अलग अलग एलोकेशन मांगा गया था फंड्स का, उसमें कितना ऑब्जेक्टिव उन्होंने अपना अचीव किया है, उस परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए हम परफॉर्मेंस बजटिंग की बात करते हैं। ठीक है, कि जहाँ पे बजटिंग तो है, पैसा तो आपको मिल रहा है, लेकिन आपका जो बजट है उसके हिसाब से आपके परफॉर्मेंस को भी जज किया जाएगा। Fine. Now the budgetary grants are spent to achieve the purpose and objectives laid down by the legislature. कि जो budgetary grants हैं वो spend की जाती हैं उस purpose और objective को achieve करने के लिए जो which is laid down by the legislature, कि legislature ने जो objective और जो goal बनाया है उसको अचीव करने के लिए ही बजटरी ग्रांट्स दी जाती हैं। कि पहले तो बजट का एलोकेशन होता है, फिर उसके बाद कुछ काइंड ऑफ ग्रांट्स भी दिए जाते हैं विच वी विल स्टडी फर्दर इन द बजट, कि पहले तो जो एलोकेशन हो गया सो हो गया, बट उसके अलावा अगर ये देखा जाता है कि देयर इज सम काइंड ऑफ अ नेसेसिटी विच हैज़ अराइज्ड, या फिर कोई एक अनएक्सपेक्टेड सा कोई एक्सपेंडिचर आ जाता है, तो उस चीज़ को डील करने के लिए आप गवर्नमेंट से
ग्रांट्स भी मिलते हैं, ठीक है। तो वो जो ग्रांट्स वगैरह भी आपको मिलते हैं एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, तो वो मिलते हैं टू अचीव द सर्टेन ऑब्जेक्टिव, जो कि लेजिस्लेचर ने बनाया है कि हाँ ठीक है, अगर हमको अपनी जो कनेक्टिविटी है, से फॉर सपोज जो रेलवेज़ की कनेक्टिविटी है, वी हैव टू कनेक्ट द नेशन अप टू द लास्ट माइल, हमें एकदम लास्ट माइल कनेक्टिविटी तक करना है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जितना का जितना है वो हमें पूरा का पूरा रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ना है अच्छे से, ठीक है। तो फिर वो हमारे एक ऑब्जेक्टिव है हमारे लेजिस्लेचर का, तो उसको अचीव करने के लिए ही हम ग्रांट्स देते हैं, बजट को एलोकेट करते हैं। तो हम कितने लेवल तक उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए हैं, इस चीज़ को इवैल्यूएट करना और देखना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड विच इज़ डन अंडर द परफॉर्मेंस बजटिंग। ओके, now the review of the expenditure has to be made to see whether results have been achieved within the time limit and at the minimum cost and maximum economy in the expenditure। फिर ये देखा जाता है कि जो एक्सपेंडिचर हुआ है उसका रिव्यू किया जाता है कि कितना एक्सपेंडिचर कहाँ पे हुआ है, ठीक है। और फिर ये देखा जाता है कि जो रिजल्ट्स हमने एक्सपेक्ट किए थे अचीव करने के लिए, वो हमने टाइम लिमिट के अंदर, मिनिमम कॉस्ट में और मैक्सिमम इकोनॉमी में अचीव किया है या नहीं किया है, ठीक है। पहले तो हमारा बजट एलोकेशन हुआ, बजट एलोकेशन के बाद में हमने एक्सपेंडिचर किया, एक्सपेंडिचर करने के बाद में अब बारी आई उसकी इवैल्यूएशन की, उसके रिव्यू की कि कहाँ कहाँ पे कितना खर्चा हुआ है और जिस ऑब्जेक्टिव से ये पैसा मांगा गया था उसमें कितना रिजल्ट हमारे सामने आया है, ठीक है। हम ये तो नहीं कह सकते कि पीडब्ल्यूडी इज़ अ डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का काम जो है वो कंस्ट्रक्शन करना है और आप जो है वो हर साल पैसा देते जाइए, पैसा देते जाइए, फिर हम दिखा दें अपने ऑडिटिंग की रिपोर्ट्स में कि वहाँ पे एक सड़क, पानी बरसा, सड़क ख़राब हो गई, हमने फिर से उसके मेंटेनेंस कॉस्ट में लगा दी। तो आधे से ज़्यादा जो पीडब्ल्यूडी का खर्चा जाता है, जो उनका बजट चला जाता है, वो जो रोड्स ऑलरेडी बनी हुई हैं, क्योंकि उसमें सब स्टैंडर्ड क्वालिटी और मटेरियल का इस्तेमाल होता है, तो जितनी बार भी बारिश होती है उतनी बार रोड ख़राब हो जाती है और हर बार उसके मेंटेनेंस के ऊपर ही खर्चा हो जाता है। यानी कि नए प्रोजेक्ट्स कम आ पाते हैं और जो ऑलरेडी हैं बस उसी की मरम्मत होती रहती है और सारा पैसा खर्च हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर हम परफॉर्मेंस बजटिंग लेके आते हैं, हम उनसे ये कहते हैं कि ठीक है, आपने इतना बजट मांगा था और आपने ये कहा था कि जो आपको बजट चाहिए है वो नए काम के लिए चाहिए, नए कंस्ट्रक्शन के लिए चाहिए, तो कितने लेवल तक आप अपना वो जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव कर पाए हैं, रिजल्ट कितना है, कितनी नई रोड्स है जो इम्प्लीमेंट हो पाई हैं, कितने किलोमीटर तक का बना है, किस तरह का मटेरियल यूज़ हुआ है, कितने समय में बना है और किस एफिशिएंसी के साथ इस्तेमाल हुआ है, इन सब का जो रिव्यू है वो होता है अंडर द परफॉर्मेंस बजटिंग। ओके, नाउ देयर आर सर्टेन कंडीशंस विच आर नेसेसरी बिफोर टू टेकिंग द परफॉर्मेंस बजटिंग, कि कुछ कंडीशंस हैं जिनको देखना पड़ता है परफॉर्मेंस बजटिंग करने से पहले। वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं कि इट वुड बी नेसेसरी टू हैव अ सिस्टम ऑफ एडवांस प्रोग्रामिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑपरेशंस ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस एंड रिजल्ट्स ऑफ द प्रोग्राम मस्ट बी मेजरेबल। कि पहला तो ये है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि एक एडवांस प्रोग्रामिंग का सिस्टम हो, कि हमारा जो कंप्लीट एक हमने प्रोग्राम अपना डेवलप कर रखा हो, वी शुड हैव अ कंप्लीट पिक्चर कि ये हमारा प्रोग्राम है, ये लेआउट है, हमें इस चीज़ को अचीव करना है। गवर्नमेंट ऑपरेशंस का एक प्रोग्राम, एक एडवांस प्रोग्रामिंग होनी चाहिए, ठीक है, एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे। कि एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे अगर हम एक प्रोग्रामिंग करते हैं गवर्नमेंट की और उसके बाद में हम उस जो रिजल्ट्स होते हैं प्रोग्राम के उसको मेजर कर सकेंगे। अगर एक ऐसी लॉन्ग टर्म प्रोग्रामिंग है विच इज़ मेजरेबल एंड ऑल्सो वी हैव डन दैट प्रोग्रामिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑपरेशंस ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस, तो मतलब ये एक कंडीशन डेवलप होती है परफॉर्मेंस बजटिंग के लिए कि हम हर एक चीज़ की परफॉर्मेंस बजटिंग नहीं कर सकते, ठीक है। सो देयर हैज़ टू बी सर्टेन कंडीशंस एंड दीज कंडीशंस शुड बी राइट फॉर द परफॉर्मेंस बजटिंग टू बी डन, ठीक है। तो कौन कौन सी कंडीशन है? पहली कंडीशन ये आती है कि अगर मतलब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक ऐसे सिस्टम का होना विच हैज़ द एडवांस प्रोग्रामिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑपरेशंस ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस, कि गवर्नमेंट ऑपरेशंस के लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए एडवांस प्रोग्रामिंग होनी चाहिए और उसके जो रिजल्ट्स हैं वो मेजरेबल होने चाहिए, ठीक है। दूसरा है आउटले ऑफ द बजट शुड शो द एंटायर कॉस्ट, कि जो हमारा आउटले ऑफ द बजट है वो एंटायर कॉस्ट को जो है वो शो करना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि उसमें कुछ ऐसी भी चीज़ें या कॉस्ट जो हैं इंक्लूडेड हैं जो पहले से नहीं जोड़ी गई, जो बाद में खर्चा बता दिया गया जाता है कि ये ऐसा ऐसा मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स हो गए जो जोड़े नहीं गए थे एंड हेंस द एंटायर बजट या फिर जो पूरे हमारे प्रोग्राम का बजट था वो इतना ऊपर शूट अप कर गया, ठीक है। तो वी कैन नॉट से दीज एक्सक्यूजेस। उसका जो कंप्लीट लेआउट है कॉस्ट का, जो कंप्लीट एवेल्यूएशन है वो पता होना चाहिए। तीसरा है द प्रोग्राम शुड बी क्लोजली मॉनिटर्ड बाय द बजटिंग अथॉरिटी, कि जितना भी पूरा प्रोग्राम है भले ही लॉन्ग टर्म बेसिस का हो, जो भी है वो हमारा जो है इट शुड बी मॉनिटर्ड बाय द बजटिंग अथॉरिटी,
कि जो बजटिंग अथॉरिटी है वो उस पूरे के पूरे प्रोग्राम को टोटली मॉनिटर करे। चौथा हमारा नेसेसरी कंडीशन है, द आउटले शुड बी डिवाइडेड बिटवीन द फिक्स्ड एंड द वेरिएबल कॉस्ट। तो पहले तो हमारा ये था कि जितना भी आउटले ऑफ द बजट है उसमें एंटायर कॉस्ट होनी चाहिए, और उसके बाद ये है कि जो भी हमारी कॉस्ट है इट शुड बी फेयरली डिवाइडेड बिटवीन द फिक्स्ड कॉस्ट एंड द वेरिएबल कॉस्ट। और ये जो टर्म्स आते हैं हमारे फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के, ये सुनने में बहुत हल्के लगते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू द फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन और हम जब फाइनेंस की बात करते हैं तो ये सारे टर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बिकॉज इसी के बेसिस पे हम बाकी के जो मॉडल्स होते हैं अपने एक्सपेंडिचर्स के या फिर अपने परफॉर्मेंसेस वगैरह के, उसको हम डिसाइड करते हैं। ठीक है, देयर आर सो मेनी इकोनॉमिक थ्योरीज एंड देयर आर सो मेनी इकोनॉमिक थ्योरीज इन द मॉडल्स विच वर्कड एट द फैक्टर कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, इन सब चीज़ों पे वो काम करते हैं। ठीक है, इसीलिए कॉस्ट का डिवाइड होना ऑन द बेसिस ऑफ द फिक्स्ड कॉस्ट या फिर वेरिएबल कॉस्ट, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट, सम काइंड ऑफ द परफॉर्मेंस बजटिंग हैज़ बीन अटेम्प्टेड इन मैनी रिजल्ट्स ओरिएंटेड डिपार्टमेंट। ठीक है, तो पहले तो ये हमारी जो थी वो कंडीशंस हो गई, ये हमारी 4 कंडीशंस थी। ठीक है, तो ये जो कंडीशंस है दे आर वेरी नेसेसरी बिफोर टेकिंग द परफॉर्मेंस बजटिंग, कि पहले तो गवर्नमेंट ऑपरेशंस का लॉन्ग टर्म बेसिस पे हमारा एक सिस्टम होना चाहिए एडवांस प्रोग्रामिंग का, और उसके बाद जो उसके रिजल्ट्स होंगे प्रोग्राम के वो मेजरेबल होने चाहिए। फिर ये है कि पूरे के पूरे आउटले ऑफ बजट जो है उसकी इंटायर कॉस्ट पता होनी चाहिए। तीसरा ये है कि जो प्रोग्राम है इट शुड बी क्लोजली मॉनिटर्ड बाय द बजटिंग अथॉरिटी, और जो भी हमारी कॉस्ट है पूरी इट शुड बी डिवाइडेड बिटवीन द फिक्स्ड कॉस्ट एंड द वेरिएबल कॉस्ट। दीज आर द सर्टेन कंडीशंस टू do the performance budgeting. Okay, now some kind of the performance budgeting has been attempted in many results oriented department, कि जो कुछ काइंड ऑफ परफॉर्मेंस बजटिंग है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे प्रेवलेंट होती है हमारी, वो सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट होती है हमारी जो रिजल्ट्स ओरिएंटेड डिपार्टमेंट है वहाँ पे, कि जहाँ पे हमें कुछ रिजल्ट दिखाना है, शो करना है कि हमारे पास एक प्रोजेक्ट था, हमें उस प्रोजेक्ट को पूरा का पूरा कंप्लीट करना है। वी कैन सी दैट कि जो भारत नेट प्रोजेक्ट हमारा था, भारत नेट फेज़ 1 फेज़ 2 जो बहुत ही सक्सेसफुली हमारा कंप्लीट हुआ तो उसको भी हम एंड रिजल्ट पे, जहाँ पे हम रिजल्ट्स को क्वांटिफाई कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, वहाँ पे हम परफॉर्मेंस बजटिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नाउ द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन इन इट्स रिपोर्ट ऑन द फाइनेंस अकाउंट्स एंड ऑडिट इन 1968 रिकमेंडेड द इंट्रोडक्शन ऑफ परफॉर्मेंस बजटिंग बाय द डिपार्टमेंट्स विच आर इन डायरेक्ट चार्ज ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स सच एज एग्रीकल्चर, इरीगेशन एक्सेट्रा। अब जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी हमारी फाइनेंस अकाउंट्स और ऑडिट पे 1968 में जो रिपोर्ट आई थी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन की, उनका ये कहना था कि हमें परफॉर्मेंस बजटिंग को इंट्रोड्यूस करना चाहिए उन डिपार्टमेंट्स पे हु आर द डायरेक्ट चार्ज ऑफ द डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, जो कि डायरेक्ट चार्ज हैं हमारे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के, जैसे कि हमारा इरिगेशन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, कि अगर हम अपने इरिगेशन एग्रीकल्चर के ऊपर ध्यान देते हैं तो ये क्या है हमारे, ये डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं जो हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं। अगर हम बात करें भारत की तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि अभी भी अ मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इट इज़ स्टिल डिपेंडेंट अपॉन द एग्रीकल्चर, और जबकि जो एग्रीकल्चर का हमारा रेशियो है जीडीपी में इट इज़ लेस देन 14%। ठीक है, तो जब हमारी मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन अभी भी एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है और उसका जो रेशियो आ रहा है जीडीपी में वो बिल्कुल भी इतना नहीं है जितना होना चाहिए, तो इट मीन्स दैट देयर इज समथिंग फ्लॉ, देयर इज सम मेजर फ्लॉ इन अवर पॉलिसीज़, और उसके डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उसके ऊपर परफॉर्मेंस बजटिंग करें, यानी कि क्योंकि हमें रिजल्ट चाहिए, हम एक रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम लेकर के आते हैं, तो जब हम उसका बजट एलोकेट करेंगे उसके पास जो बजटिंग अथॉरिटी होगी वो उसकी कम्प्लीटली मॉनिटर करेगी, हर एक स्कीम में जहाँ पे अलग अलग एक्सपेंडिचर किया गया है हम उसको इवैल्यूएट करेंगे, उसका रिव्यू करेंगे कि किस तरीके से मिनिमम टाइम में बेस्ट एफिशिएंसी के साथ में और बेस्ट मैनर में हमने उस एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव किया है या नहीं किया है। ठीक है, नाउ द परफॉर्मेंस बजटिंग शुड बी प्रिपेयर्ड इन द फॉलोइंग मैनर, कि उसको हम पर्टिकुलर मैनर में इस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। पहला, अ प्रोग्राम एंड एक्टिविटी क्लासिफिकेशन वुड बी मेड फॉर ईच डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्टेड फॉर द पर्पस ऑफ परफॉर्मेंस बजट, कि पहले हम एक प्रोग्राम या फिर एक्टिविटी क्लासिफिकेशन बनाते हैं हर एक डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन का जो कि सिलेक्ट किया गया है परफॉर्मेंस बजटिंग के लिए। ठीक है, दूसरा है, अपार्ट फ्रॉम प्रेजेंटिंग द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ दोज प्रोग्राम्स एक्सपेंडिचर शुड बी क्लासिफाइड इन टर्म्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि अपार्ट फ्रॉम प्रेजेंटिंग द फाइनेंशियल नीड्स, की जो भी उस प्रोग्राम की फाइनेंशियल नीड्स हैं उसके अलावा
जो भी उसका एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है, उसको हम ऑब्जेक्ट के टर्म में क्लासिफाई कर देंगे कि जितनी फाइनेंशियल नीड्स है वो तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी अगर कोई एक्सपेंडिचर होता है तो उसको हम इन द टर्म ऑफ द ऑब्जेक्ट उसको नोटिफाई करेंगे. नाउ दिस शुड बी फॉलोड बाय द नैरेटिव एक्सप्लेनेशन जस्टिफाइंग द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स अंडर ईच एक्टिविटी. और उसके बाद एक नैरेटिव एक्सप्लेनेशन चाहिए होता है कि हर एक एक्टिविटी में आपको कितना पैसा चाहिए. से फॉर सपोज अगर हम एग्जांपल लेते हैं एक कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, एक घर के बनाने का, ठीक है, तो उस घर के बनाने में जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो किस तरीके से इवैल्यूएट करते हैं कि कितना पैसा लगेगा, ठीक है, क्योंकि हम हर एक एक्टिविटी में अलग अलग जो हमारा एक्सपेंडिचर है उसको हम एलोकेट करते हैं, ठीक है. हम कहते हैं कि चलो ठीक है, जो मेसन्स हैं, जो मटेरियल है वो हमारा समथिंग से फॉर सपोज 1 लाख का आ जाएगा कि 1 लाख का हमारा मटेरियल आया, उसके ऊपर जिसमें हमारा ब्रिक्स इन्वॉल्व है, सीमेंट इन्वॉल्व है, ये सब कुछ है. फिर जो हमारे मेसन्स आएंगे, जो मिस्त्री आएंगे वो काम करेंगे, फिर उनका हमें डेली लेबर का चार्ज देना होगा, उसके लिए हमने अलग से 50,000 कर दिया, ठीक है. फिर उसके बाद बारी आती है जब हमको उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग करानी है, या फिर उसके बाद बारी आती है फ्लोरिंग की, फिर आती है पेंट की, फिर आती है खिड़की दरवाज़ों की, ठीक है. तो जब हमने अलग अलग एक्टिविटी में हमारा कितना कितना पैसा खर्च होगा उसका हमें एक पूरा नैरेटिव एक्सप्लेनेशन देना होता है कि किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे हम परफॉर्मेंस बजटिंग करना चाहते हैं तो वहाँ पे जो उसकी प्रोग्राम है, उसकी एक्टिविटी है, उसका पूरा क्लासिफिकेशन होना चाहिए. दूसरी बात ये है कि उसकी फाइनेंशियल नीड्स जितनी है और फाइनेंशियल नीड्स के अलावा भी जितना एक्सपेंडिचर है उसका लेखा जोखा होना चाहिए. प्लस हर एक एक्टिविटी के अंडर में हम कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितनी फाइनेंशियल नीड है, हर एक एक्टिविटी के अंडर में हमें ये भी देखना होगा, ये भी बताना होगा, ठीक है. Now this information should include the information on the targets, achievement, relevant workload factors, comparative performance over the years, etc. और ये जो हमारी इन्फॉर्मेशन होती है इसमें इसके अलावा ये भी इन्फॉर्मेशन इंक्लूडेड होनी चाहिए कि कितना हमारा टारगेट है, हम कितना अचीव करना चाहते हैं, कितने हमारा रेलेवेंट वर्कलोड फैक्टर्स यहाँ पे काम करेगा, और पिछले सालों में हमारा जो कंपैरेटिव परफॉर्मेंस था या रहा है वो कैसा रहा है, ठीक है. तो जब हम एक नैरेटिव एक्सप्लेनेशन देंगे तो उस नैरेटिव एक्सप्लेनेशन में हमारे हर एक एक्टिविटी के अंदर में जितनी फाइनेंशियल नीड्स होंगी हम उसे भी मेंशन करेंगे, और उसके अलावा जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है, हमारा अचीवमेंट है, हमारा कंपैरेटिव परफॉर्मेंस रहा है ओवर द ईयर्स, हम इसको भी मेंशन करेंगे. नाउ ऑल दिस टुगेदर वी कॉन्स्टिट्यूट द परफॉर्मेंस बजटिंग. और इन सारी चीज़ों को जब हम एक साथ मिलाते हैं देन इट बिकम्स द परफॉर्मेंस बजटिंग. नाउ इट शुड बी अकम्पनीड बाय द डिमांड्स फॉर ग्रांट्स which will continue to serve as a medium through which appropriation control would be exercised. और उसके बाद जो है, जो हमारा डिमांड फॉर ग्रांट्स है वो भी हमारा कंटिन्यू करेगा, which will continue to serve as a medium through which appropriation control would be exercised. और जो हमारा डिमांड फॉर ग्रांट्स है इट विल सर्व एज अ मीडियम थ्रू विच द अप्रोप्रिएशन कंट्रोल वुड बी एक्सरसाइज. कि जो हमारा अप्रोप्रिएशन कंट्रोल है, अप्रोप्रिएशन कंट्रोल का मतलब ये हुआ कि कहाँ पे कितना एग्जैक्टली पैसा खर्च हुआ है, और जहाँ पे जितना एलोकेट हुआ था जिस भी एक्टिविटी या जिस भी हेड के अंदर वहाँ पे सिर्फ उतना ही होना चाहिए. मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ द मनी या फिर मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ द ग्रांट्स नहीं होना चाहिए. उस चीज़ को भी देखने के लिए हमारा अप्रोप्रिएशन कंट्रोल वहाँ पे होगा, ठीक है. तो डिमांड फॉर ग्रांट्स भी होगी अपार्ट फ्रॉम द बजट एलोकेशन जितना हो गया, ये एज अ मीडियम सर्व करेगा जहाँ पे हम एक अप्रोप्रिएशन कंट्रोल को एक्सरसाइज कर सकते हैं. तो ये सारा मिला करके हमारा हो गया परफॉर्मेंस बजटिंग, ठीक है. सो वी आर डन विद दिस टॉपिक नाउ.